हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है, कई मायनों में ऐतिहासिक है। मैं बात करूंगा और आज की खबर तो ये है ताज़ा कि आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री बहुत जल्दबाजी में हैं। आज प्रधानमंत्री ने पुरानी संसद में अपना आखिरी भाषण दिया। विपक्ष तो ये कह रहा है कि जिस तरीके से मोदी ने पुरानी संसद में आखिरी भाषण दिया, नई संसद में भी उनका ये आखिरी साल होगा। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी नई संसद में नहीं बैठ पाएंगे, ये दावे भी लगातार विपक्ष कर रहा है। दोस्तों, बात पुरानी संसद की चली है तो आपको यहां पर एक तथ्य दूंगा। यहां पर एक जानकारी यह है कि आजाद भारत से अब तक 7,500 सांसदों ने पुरानी संसद में अपना योगदान दिया और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में रहा इस पूरे दौरान तो वो है शफीकुर रहमान बर्क साहब। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आखिरी भाषण में संभल के समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब का जिक्र किया, क्योंकि दोस्तों शफीकुर रहमान बर्क साहब की उम्र जो है काफी हो चली है। वो इस समय 93 ईयर्स ओल्ड हैं, 93 साल के हो चुके हैं शफीकुर रहमान बर्क। तो दोस्तों, जिस तरीके से विशेष सत्र की चर्चा है, जिस तरीके से मोदी के आखिरी भाषण की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त के नए बिल को लेकर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक उसी तरीके से इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री शफीकुर रहमान बर्क साहब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो संसद सत्र बुलाया गया है उसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क साहब बहुत ज्यादा नाराज हैं, खफा हैं। वो कह रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है। जिस तरीके से मोदी ने, जिस तरीके से बीजेपी ने संसद के विशेष सत्र को बुलाया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है, विपक्षी दलों से बीजेपी घबराई हुई है। 2024 में वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, इसीलिए घबराहट में, हड़बड़ाहट में यह संसद का विशेष सत्र प्रधानमंत्री ने बुलाया है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्षों के दौरान के संसदीय कार्य पर चर्चा कर रहे थे, शफीकुर रहमान बर्क साहब की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो तारीफ के काबिल भी हैं। दोस्तों, तारीफ के काबिल इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी जो उम्र है काफी हो चली है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब का जो बयान है उसको तो कम से कम महत्व देना चाहिए। अगर शफीकुर रहमान बर्क साहब इस विशेष सत्र से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो इससे सहमति नहीं जता रहे हैं, तो बीजेपी ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? मोदी जी ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या सिर्फ मनमानी चलेगी? क्या बीजेपी और जो ये सरकार है जो चाहेगी वो करेगी? क्योंकि दोस्तों, साफ तौर पर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा है कि ये एक साजिश है। जिस तरीके से मोदी ने विशेष सत्र को आमंत्रित किया है उसको लेकर लोग कह रहे हैं साजिश है। यहां पर यूसीसी लाया जाएगा, एक देश एक चुनाव का कानून लाया जाएगा, इंडिया भारत का नाम बदलकर सिर्फ और सिर्फ भारत रखा जाएगा। ऐसे तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, संसद के विशेष सत्र की वजह सिर्फ एक ही है, मुख्य चुनाव आयुक्त बिल को संसद से पारित करवा लेना, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि ये बिल क्या है, इसको लेकर विवाद क्या है। बहरहाल आज बात हो रही है ओवैसी और मायावती जी के गठबंधन की। जी हां दोस्तों, इस गठबंधन की चर्चा हो रही है और इस गठबंधन की चर्चा कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे तजुर्बेकार वरिष्ठ कद्दावर नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब ने की है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं इस खबर पर चर्चा करूं, दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब के बारे में थोड़ा सा। इनका जन्म 1930 में संभल में हुआ और ये 4 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे। 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते भी, तो 4 बार विधायक, 5 बार सांसद रहे और अभी 2019 में भी वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से दलित मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिस तरीके से ओवैसी और मायावती जी को उसमें शामिल नहीं किया गया है, उसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने
बहुत ही बड़ा बयान दिया है और इस बयान की चारों तरफ तारीफ हो रही है। दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क साहब जब बोलते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं, उनकी इज्जत है और वो जब बात बोलते हैं तो उसमें कुछ सच्चाई होती है, उसका एक आधार होता है। अब इंडिया गठबंधन को मैं बार बार हर वीडियो में ये बताता हूं कि भैया ये जो गठबंधन है ये अधूरा है। ये गठबंधन पूरा तभी होगा जब इसमें ओवैसी साहब, मायावती जी, तमाम जो दलित मुस्लिम समीकरण है वो इसमें शामिल होगा, तब इसे आप एक कंप्लीट पैकेज मान सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सिर्फ नाम का रह जाएगा। ये जो बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन मोदी को हरा देगा, क्या बिना दलित मुसलमान के गठजोड़ के समीकरण के इंडिया गठबंधन को हराया जा सकता है? दोस्तों देखिए, दलित मुसलमानों का पहले आप लोग समीकरण समझिए। ये समीकरण समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत हल्के में लेते हैं। दलित मुसलमान जानते हैं देश की तकदीर बदल सकता है। यही वो गठजोड़ है, यही वो गठजोड़ है जो देश को अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क साहब अगर इंडिया गठबंधन में दलित मुस्लिम की वकालत कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के लोगों को, नेताओं को सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो समीकरण है दलित मुस्लिम का, ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। दोस्तों मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 22% दलित वोटर हैं, जबकि 20% मुसलमान वोटर हैं। अब इनको जरा आप ऐड कर लीजिए, दोनों 44% हो जाते हैं। उसी में अति पिछड़ों को भी मिला लीजिए, क्योंकि अति पिछड़ा दलित और मुसलमान मायावती जी के साथ रहता है। मुसलमान हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में छिटक गया था, उसने भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन अमूमन अब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर भी बीएसपी की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है। और क्या समय की मांग नहीं है कि अब दलित मुसलमान इकट्ठा हो जाएं? अगर इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो सकता है तो क्या दलित मुस्लिम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? तो दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा क्या, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जो बयान दिया वो बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो समय है, जिस समय उन्होंने बयान दिया, जो टाइमिंग है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब ने किस तरीके से मायावती जी और ओवैसी साहब को साथ लाने की वकालत की है, किस तरीके से वो इंडिया गठबंधन को अभी अधूरा मान रहे हैं। उनके बयान को जरा मैं आपको दिखाता हूं, सुनाता हूं। दोस्तों, बर्क साहब ने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, इसलिए ओवैसी और मायावती समेत जितने भी विपक्ष के दल हैं उनको भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। अगर वह शामिल नहीं होंगे और अलग तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो इससे नुकसान होगा। दोस्तों, तीसरे मोर्चे की शुरुआत है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, जो एनडीए में नहीं है और जिनकी विचारधारा अंबेडकरवादी है या मायावती जी से मिल रही है, वो तीसरे मोर्चे की तरफ आ रहे हैं। उसमें बीएसपी भी है, उसमें एआईएमआईएम भी है, उसमें टीडीपी भी है, उसमें शिरोमणि अकाली दल भी है, जेडीएस भी है। तमाम ऐसे दल हैं जो ना तो इंडिया गठबंधन की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, ना ही एनडीए की विचारधारा के साथ हैं। वो तीसरे मोर्चे की तरफ देख रहे हैं। और दोस्तों, इसी पॉइंट को उठाया है बर्क साहब, मैंने कहा ना बहुत तजुर्बेकार हैं। बर्क साहब ने इसी पॉइंट को उठाया है कि तीसरा मोर्चा बन जाएगा तो इंडिया गठबंधन धरा का धरा रह जाएगा, और इसीलिए मायावती जी को, ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में बहुत जल्द लाना होगा। दोस्तों, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मायावती जी का सवाल है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो का सवाल है, बसपा ने ऐलान तो ये किया है कि बसपा 2024 में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ना वो इंडिया के साथ जाएगी, ना वो एनडीए के साथ जाएगी। दोस्तों, बसपा की मैं बात करूं तो बसपा इस समय अपने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। बसपा सुप्रीमो हो या उनके जो भतीजे हों, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो इस समय काफी मेहनत कर रहे हैं। और चाहे वो भोपाल का दौरा हो उनका, चाहे वो राजस्थान में जिस तरीके से वो गए थे, बिहार भी वो गए, अब उनका दौरा शुरू होने वाला है हरियाणा में।
तो कुल मिलाकर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है और खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बसपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि तेलंगाना में तो बसपा की हवा चल रही है। वहां पर आरएस प्रवीण साहब एक अंबेडकरवादी हैं जिन्होंने पूरी फिजा बदल दी है। अभी फिलहाल मैंने कहा कि बसपा 4 राज्यों के चुनाव पर फोकस कर रही है और इन 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद और भी समीकरण बदलेंगे, बिगड़ेंगे, बनेंगे। तो शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा कि मायावती जी और ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में लाना होगा। दोस्तों, मैंने दलित मुसलमान समीकरण की बात की, ये एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ ये भी एक फैक्टर है कि कहीं तीसरा मोर्चा ना बन जाए। और अगर मायावती जी, ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन में नहीं है तो उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया गठबंधन कमाल कर पाएगा? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश के ही जातीय समीकरण का जिक्र किया, जहां पे दलित मुसलमान का गठजोड़ मिल जाए, अति पिछड़ी जातियां भी आ जाएं, तो बीजेपी का सफाया तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन बीएसपी सुप्रीमो को अपने साथ लाएगा कैसे? दोस्तों, जानकार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी को लाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बड़े फैसले, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और कड़ा फैसला क्या है? इंडिया गठबंधन में वैसे तमाम प्रधानमंत्री के चेहरे आपको नजर आ जाएंगे। अब बसपा सुप्रीमो आएंगी तो जाहिर तौर पर कुछ आपको देना पड़ेगा। आपको कम से कम प्रधानमंत्री का चेहरा तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी की सुप्रीमो हैं और उनका कई राज्यों में जनाधार भी है, अच्छा खासा प्रभाव भी है कई राज्यों में। तो अगर बसपा सुप्रीमो को लाना है तो कम से कम प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन का तो घोषित करना ही चाहिए, तभी जाकर कुछ बात बन सकती है। और दोस्तों, अगर बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस है और मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब को और मायावती जी को लाने की कवायद शुरू हो गई है। अब बर्क साहब ने अगर वकालत कर दी है, जाहिर तौर पर यह बात सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक पहुंच गई होगी। और मैंने कहा कि आज उनकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की, 93 ईयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने पूरा लंबा इतिहास देखा है, भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो सलाह दी है, जो बातें कही है कि इंडिया गठबंधन मायावती जी और ओवैसी के बिना अधूरा है, आप इनकी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं? वैसे ये तो मेरी भी राय है कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो अभी भी इनके बिना अधूरा है। दोस्तों, इस सवाल पर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, इससे बहुजन समाज, देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।